नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। हमने पिछले लेसन के अंतर्गत मेटल लिगेंड बॉन्ड के बारे में अध्ययन किया था कि मेटल और लिगेंड के मध्य पाए जाने वाले बंध की प्रकृति क्या है, कौन से फैक्टर हैं जो इस मेटल लिगेंड बंध को प्रभावित करते हैं, CFSE के मान की गणना हम कैसे करते हैं इत्यादि। आज हम उसके अगला लेसन जिसके अंतर्गत जो टाइटल है वो इस प्रकार से है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज, संक्रमण धातु संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों के बारे में हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो इसके लिए कि किसी भी संकुल यौगिक के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पदों की आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण पद निम्न प्रकार से हैं, 1 बाय 1 करके अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पहला बिंदु है पोल स्ट्रेंथ। ध्रुव शक्ति किसको कहते हैं? ये बिल्कुल सिंपल है कि एक इकाई ध्रुव वह होता है जो दूसरे इकाई ध्रुव को एक डाइन बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करे। तो पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव शक्ति किसको कहते हैं? एक इकाई ध्रुव वह होता है जो दूसरे इकाई ध्रुव को एक डाइन बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करे। उसके पश्चात इसका जो दूसरा बिंदु है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट। चुंबकीय आघूर्ण किसको कहते हैं? बिल्कुल सिंपल है ये भी कि किसी छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों ध्रुवों की ध्रुव शक्ति व दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि सपोज करें ये छड़ चुंबक है, इसके दो ये पोल हैं, तो यहाँ पर इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हो गया आपका फॉर्मूला म्यू बराबर m × l, जहाँ पर m ये ध्रुव शक्ति, दोनों जो ध्रुव हैं उनकी ध्रुव शक्ति क्या है, उसके बाद में l ये l दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, अर्थात जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हुआ, म्यू बराबर m × l। m दोनों ध्रुवों की ध्रुव शक्ति और l दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, और इसकी इकाई है बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन में इसे हम प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसका जो तीसरा बिंदु है ये थर्ड पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? देखिए इसके अंतर्गत कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुव शक्ति को चुंबकन की तीव्रता I कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रेरित ध्रुव शक्ति को हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल I के द्वारा इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। अर्थात I बराबर m/a, स्मॉल m/a। तो स्मॉल m क्या है? स्मॉल m अभी अपन ने लिखा था यहाँ पर ये कि ध्रुव शक्ति है, और a बराबर एरिया है कि उस ध्रुव का टोटल एरिया क्या है। तो I बराबर m/a। यदि हम इस समीकरण में ऊपर और नीचे स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा m × l अपॉन a × l, m × l अपॉन a × l, जहाँ पर m × l क्या हो गया, m × l ये हो गया म्यू, ये अभी अपन ने लिखा था यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण, और a × l ये हो गया आपका टोटल v यानी कि वॉल्यूम, आयतन। अर्थात फॉर्मूला आया अपना मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन। ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया इस बिंदु संख्या 3 के आधार पर। उसके पश्चात हमारा अगला बिंदु है नंबर 4, गाउस लॉ एंड टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। गाउस का नियम क्या है और कुल चुंबकीय प्रेरण क्या है? इसको हमने यहाँ पर देखिए ये B, कैपिटल B के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये भी कि गाउस का नियम क्या कहता है कि यदि किसी पदार्थ को H तीव्रता वाले बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में
रखा जाता है तो पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, अर्थात उसको कुल चुंबकीय प्रेरण टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और कैपिटल बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि बी और एच यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम निम्न संबंध के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कौन सा संबंध है? ये बी बराबर एच प्लस 4 पाई आई। यहाँ पर एच बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, आई बराबर ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, तीव्रता है। इसी को हम गाउस का नियम कहते हैं। कौन सा? B बराबर एच प्लस 4 पाई आई, ये गाउस का नियम है। अब यहाँ पर यदि हम इस पूरे समीकरण को कैपिटल H के द्वारा डिवाइड कर दें, भाग दे दें पूरे समीकरण में, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो B अपॉन एच बराबर H अपॉन एच प्लस 4 पाई आई अपॉन एच। ये समीकरण हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ, B अपॉन एच बराबर H अपॉन एच प्लस 4 पाई आई अपॉन एच। तो यहाँ पर ये H अपॉन एच, दोनों एच कट गए एक दूसरे से, तो ये बन गया आपका 1। तो B अपॉन एच बराबर 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन एच, ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ है। उसके पश्चात इसका अगला बिंदु है मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता क्या है। ये बिल्कुल सिंपल है कि कुल चुंबकीय प्रेरण कैपिटल बी और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो आपने अप्लाई किया है, कई सामर्थ्यता कैपिटल एच, अर्थात बी और एच के अनुपात को, बी अपॉन एच के अनुपात को हम चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं और इसे कैपिटल पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये कैपिटल पी, पी मीन्स परमीएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। तो P बराबर हमारे पास में जो समीकरण आया, P बराबर B अपॉन एच, परमीएबिलिटी बराबर B अपॉन एच, दोनों का अनुपात। तो समीकरण आपका हो गया B अपॉन एच, ये यहाँ पर है B अपॉन एच की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका B अपॉन एच के स्थान पे P लिखा है यहाँ पर, तो P बराबर इसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया P, तो P बराबर 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन एच। परमीएबिलिटी बराबर 1 प्लस 4 पाई आई अपॉन एच। उसके पश्चात अगला बिंदु जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता। तो मैग्नेटिक जो ससेप्टिबिलिटी है वो हम कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है ये भी कि किसी यौगिक की उसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति संवेदनशीलता को उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीन चुंबकीय प्रवृत्ति। बाह्य क्षेत्र के प्रति किसी पदार्थ की संवेदनशीलता को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं और इसे एक ग्रीक वर्ड काई, जस्ट लाइक एक्स, इस प्रकार से काई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और काई बराबर होता है आई अपॉन एच। इंटेंसिटी बाह्य चुंबकीय सामर्थ्यता एच, आई अपॉन एच। तो इस काई आई अपॉन एच जो आया आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अंतर्गत, काई ग्रीक वर्ड है जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है और यहाँ पर काई बराबर आई अपॉन एच। तो समीकरण यहाँ पर देखिए आप, ये था आई अपॉन एच, तो आई अपॉन एच के स्थान पर यदि हम इस काई को रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा P बराबर 1 प्लस 4 पाई एंड काई। समीकरण क्या आया? P बराबर 1 प्लस 4 पाई एंड काई।
तो यहाँ देखिए कि एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि मैग्नेटिक जो परमीएबिलिटी है P और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई के कोई मात्रक नहीं होते हैं, कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं इसके। उसके पश्चात एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है आपका, जिसको आप ध्यान रखेंगे, ये कि काई बराबर धनात्मक, काई का मान यदि पॉजिटिव है तो वो पदार्थ पैरामैग्नेटिक होगा, अर्थात पैरामैग्नेटिक जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें काई का मान पॉजिटिव आता है, और यदि पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, डाई मैग्नेटिक नेचर का है, तो काई का मान नेगेटिव आता है। उसके पश्चात अगला बिंदु है आपका नंबर 7, ग्राम ससेप्टिबिलिटी, ग्राम प्रवृत्ति। क्या है ग्राम प्रवृत्ति? कि यदि हम काई को ग्राम में प्रदर्शित करें तो वह ग्राम प्रवृत्ति कहलाती है। और कैसे करेंगे ग्राम में? कि काई के मान में यदि हम डेंसिटी, घनत्व का भाग दे दें, जो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी आपकी आई थी काई, तो काई इसको रिप्रेजेंट करेंगे काई जी के द्वारा, ग्राम प्रवृत्ति बराबर काई अपॉन डी। काई वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी है और इसमें डेंसिटी अर्थात घनत्व का हम भाग दे दें तो ये मान हमारे पास आ गया काई जी का। ग्राम प्रवृत्ति बराबर काई अपॉन डी, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी अपॉन डेंसिटी। उसके बाद अंतिम बिंदु है इसका नंबर 8, मोलर ससेप्टिबिलिटी। मोलर ससेप्टिबिलिटी क्या है? मोलर प्रवृत्ति क्या है? बिल्कुल सिंपल ये भी कि यदि हम ग्राम प्रवृत्ति को मोलर में प्रदर्शित करें तो वह मोलर ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। कैसे कहलाएगी? कि इस ग्राम प्रवृत्ति को यदि हम इसके अणुभार से गुणा कर दें कि काई एम बराबर काई जी मल्टीप्लाई बाई एम, कैपिटल एम क्या है यहाँ पर? मोलिकुलर वेट, अणुभार, तो काई जी को हम काई एम में बदल सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो कि हमें संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करने में हमें इनकी आवश्यकता होगी। उसके पश्चात इस लेसन का जो अगला भाग है वो होगा कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकत्व की उत्पत्ति कैसे होती है। ये हम हमारे कल के नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। आप सभी को मैंने पिछले सप्ताह कुछ असाइनमेंट दिए हैं, आपने कर लिए होंगे। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत अपनी समस्या भेज करके वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।